शकुंतला काफी समय से नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू के लक्षण बड़े अजीब हैं और अपनी बहू की हरकतों को देखकर एक रोज शकुंतला अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुझमें औरतों वाले या लड़कियों वाले कोई लक्षण ही नहीं है? आपके कहने का क्या मतलब है माँ जी? और ऐसा भी क्या देख लिया आपने मुझ में जो ऐसी बात कर रही हैं आप? मैं तो तेरी उन हरकतों के बारे में बता रही हूँ। जिस वक्त मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आई थी, तो बिना घूंघट घूम रही थी, यहाँ तक कि तेरे सर पे पल्लू भी नहीं था। माँ जी, हम लोग आज के समय में जी रहे हैं और आज की लड़कियाँ सर पर पल्लू रख के नहीं घूमती हैं, बल्कि कितनी ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं। वो तो मर्दों के कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन समाज, घर, बड़े बुजुर्ग, इनकी भी तो कोई मान मर्यादा होती है ना, और वो हमें रखनी पड़ती है। माँ जी, आप भी ना पुराने ख्यालातों वाली बातें करती हैं, तभी तो ये सब बोल रही हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। शकुंतला अपने बेटे रोहित को कई बार कह चुकी थी कि वो अपनी पत्नी को समझाए, उसमें थोड़े औरतों वाले लक्षण आए, वरना उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने बहू नहीं बल्कि दूसरा बेटा ब्याह लिया हो। एक रोज सुबह सुबह शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे शकुंतला, तूने तो पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दिया। कैसी बहू ले आई है? और तेरा बेटा तो ऐसा ना था। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने ऐसा? वो बेचारा तो घर में है। तेरा बेटा घर में है और तेरी बहू कहाँ है फिर? अरे अभी अभी मैं अपने आंखों से देख कर आ रही हूँ। दोनों पार्क में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तो और तेरी बहू ने तेरे बेटे वाले कपड़े पहन रखे हैं। उसे देखकर तो मुझे लगा ना जाने तेरे बेटे के साथ कौन है। कैसी बातें कर रही है? जो 10 बजे से पहले उठती नहीं है, तो उसे कह रही है कि वो घूमने गई हुई है। रुक, अभी देखती हूँ मैं। हाँ हाँ, देख ले। विमला की निगाहों पर शक करना खुद पर शक करने जैसा है। शकुंतला विमला के कहने पर अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि बहू कमरे में है ही नहीं। ऐसे में विमला शकुंतला से कहती है, देख लिया ना, हो गई मन को तसल्ली। जब मैं कह रही हूँ तेरी बहू वहाँ लड़कों वाले कपड़े पहनकर, तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे विमला, इसने तो मेरी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा रखी है। कितनी बार कहा है इसे, अभी इसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। अपनी हरकतों पे ध्यान दे। लेकिन नहीं, इसकी हरकतें तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। आदमियों की तरह कपड़े पहनना, बैठना, चलना, खाना पीना, सब कुछ। अरे जब लड़की देखने गई थी तो क्या देख कर आई थी? बस तुझे जिंदा लड़की चाहिए थी बहू बनाने के लिए। अरे विमला, तो जानती है, अगर जल्दबाजी में मैंने अपने बेटे की शादी नहीं करवाई होती, तो वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता। फिर तो मेरी और भी ज्यादा बदनामी होती। हे भगवान शकुंतला, तेरी तो किस्मत ही फूट गई। लेकिन जब तेरे बेटे को ही इन सब चीजों से परवाह नहीं है, तो तेरी बहू को तो तू बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकती है। आज आने दे दोनों को, उन दोनों की तो मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। शकुंतला विमला के लिए चाय बनाती है और दोनों सोफे पर बैठकर चाय पी ही रहे होते हैं। तभी चंपा और रोहित का आना होता है। रस्सा कूदने में आज तो मजा ही आ गया। अभी धीरे धीरे ना तुम्हें आदत हो जाएगी, और जैसे जैसे तुम्हें आदत होती जाएगी, तुम और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगी और तुम्हारी बॉडी भी बन जाएगी। हाँ, मुझे ऐसी वैसी बॉडी नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसी बॉडी चाहिए कि जिसे देखकर सब कहे, क्या सॉलिड बॉडी है। अगर एक बार किसी को पकड़ लो ना, तो बस उसकी सांसें रुक जाए। अरे बहू, क्या बात है? जहाँ बहुएं किचन में खाना बनाते हुए अपनी सास की सेवा करते हुए अच्छी लगती है, वहाँ आजकल की बहुएं बॉडी बनाने, लड़के जैसे कपड़े पहनने, इन सब पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। क्यों बहू, कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मैं? अरे माँ, अच्छा तो है। अगर इसकी बॉडी बन जाएगी ना, तो चंपा का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा मोहल्ले में। क्यों नहीं? इसे तो तू अखाड़े में पहलवानी करवाई हो। अरे छोड़, तेरे अंदर लाज भी है कि नहीं? अरे अपनी पत्नी को अपना पैंट कमीज पहनाकर पार्क में दौड़ा रहा था। अरे अभी अभी तो तेरी शादी हुई है। अरे विमला, तू भी किससे समझा रही है जो पहले से ही ना समझ है? अरे इसके अंदर समझ होती तो तुझे क्या लगता है मैं बहू को ऐसे ही समझा रही होती? ऐसा भी क्या कर दिया माँ? आजकल के लोग कितने मॉडर्न हैं और आप ये पुराने जमाने में जी रही हो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को बोल जाकर कि घर का काम करेगी। जैसा तू वैसे तेरी बीवी मिली है। नाक में दम कर रखा है दोनों ने मेरे। चंपा को अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता और उस दिन उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ऐसे में शकुंतला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन तो शकुंतला बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है जब शकुंतला की बहू चंपा लड़कों की तरह बाल कटवाकर घर में आती है। क्या बात है, आज ऑफिस से तू जल्दी कैसे आ गया?
अरे शकुंतला, अब की बार तो तेरी बहू ने हद ही कर दिया। ये क्या देख रही हूँ मैं, हे भगवान। ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो तुम मेरे बेटे को देखकर ऐसी बातें कर रही हो? कहाँ है तेरा बेटा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे अकल से अंधी, सामने तो खड़ा है मेरा बेटा। तू भी ना कैसी बातें कर रही है? सुबह सुबह कौन सा नशा करके बैठी है? अरे सामने तो तेरी बहू तो है कम से कम, लेकिन तेरा बेटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। और तेरी बहू ने ये क्या लड़कों की तरह बाल कटवा लिए हैं? इसे देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। क्या कह रही है तू? मेरी बहू? इतना कहने के बाद शकुंतला जैसे ही सामने से अपनी बहू को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और अपना सर पीटने लग जाती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? तुझे किसने कहा था कि लड़कों की तरह बाल कटवाने के लिए? तूने लड़कों की तरह कपड़े पहना तो भी मैंने कुछ नहीं बोला, खाना पीना सब कुछ रखा तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। अब तूने ये क्या कर लिया? तूने लड़कों की तरह बाल क्यों कटवा लिए? क्यों माँ जी, मेरा हेयर कट आपको पसंद नहीं आया क्या? आपको पता भी है सारे मोहल्ले वाले मेरे हेयर कट की कितनी तारीफ कर रहे हैं। आप मोहल्ले वालों से खुद ही पूछ लीजिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तू इस चाल चलन के साथ बाहर से भी आ गई है? अरे तूने तो मेरी पूरे मोहल्ले में बदनामी करवा दी है। अब तो लोगों को भी शक हो रहा है कि मैंने अपने बेटे की शादी किसी लड़की से नहीं बल्कि किसी लड़के से करी है। ये तो तू सही कह रही है। कल मुझे कांता कह रही थी कि शकुंतला अपने बेटे के लिए बहू लाई है या फिर भाई। सुन रही है ना, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं तेरे बारे में। तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? चंपा अपनी सास और पड़ोसन की बातें सुन रही थी, लेकिन उससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सारा मोहल्ला तो पहले ही चंपा की हंसी उड़ा चुका था। कुछ देर बाद शकुंतला अपने बेटे के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। आज आने दे रोहित को, तुझे और उसे दोनों को घर से निकालती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि तुम दोनों अपनी मनमानी कैसे करते हो। क्या बात है माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? आपने ही तो मुझे कहा था कि गर्मी में बाल छोटे करवा लो। अब मैंने छोटे बाल करवा लिए तो माँ जी को गुस्सा आ रहा है और वो मुझ पर चिल्ला रही हैं। ना जाने कब से मुझे बस सुनाए ही जा रही हैं। माँ, आप बिना बिना बात के कलेश करती रहती हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये तो आपकी दिक्कत है ना। इसमें मेरी या चंपा की क्या गलती है? तू इतना नासमझ कैसे हो सकता है? तुझे पता है ना, आज पड़ोस रिश्तेदार सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। शकुंतला की बहू के चाल चलन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। माँ, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी कौन सुनता है। अगर आपको ना चंपा पसंद नहीं है तो साफ साफ बता दो, मैं चंपा को लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर ऐसा है तो तू अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा सकता है। मैं भी देखती हूँ आखिर तू अपने घर को छोड़ के कितने दिन बाहर रहता है, वरना अपनी और अपनी पत्नी की हरकतों को सुधार ले। रोहित अपनी माँ की बात सुनकर चंपा को लेकर उसके मायके चला जाता है और इधर शकुंतला भी अपने बेटे बहू को फोन नहीं करती। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उनके घर जैसा भी है बेस्ट है तो वो अपने घर वापस आ जाते हैं और चंपा अपनी चाल चलन में सुधार करती है। उर्मिला एक छोटे से गांव में रहती थी। उर्मिला का बेटा वैभव अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर में रहता था। वैभव की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था कीर्ति। वैभव उसे काफी पसंद करने लग गया था। दोनों एक दूसरे को देखते थे और दोनों एक दूसरे को देखने के लिए रोज कैंटीन में जाती। और एक दिन वैभव कीर्ति से बात करने के लिए जाता है। हाय मिस ब्यूटीफुल, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैसे मैं तुम्हें काफी दिनों से कैंटीन में देख रही हूँ। मैं भी तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। कीर्ति और वैभव दोस्त बनने के बाद दोनों एक साथ घूमते फिरते, साथ में खाते थे और फिर एक दिन दोनों साथ में जाकर पार्क में बैठ के बातें करते हैं। तभी कीर्ति अपने प्यार का इजहार करती है और बोलती है, वैभव, अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हम दोनों को साथ रहते समय भी हो गया और अब मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। कीर्ति, मैं भी तुमसे यही बोलना चाहता था। मेरा घर गांव में है तो पढ़ाई खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे। कुछ दिन बाद वैभव और कीर्ति की शादी हो जाती है। कीर्ति और वैभव की शादी के कुछ दिन बाद वैभव कीर्ति को अपने गांव ले आता है। कीर्ति अपने पति और सास से बहुत खुश थी। गांव के घर में शादी के अगले दिन कीर्ति का पेट खराब होता है तो वो शौचालय देखती है घर में, पर उसे शौचालय कहीं नहीं मिलता। माँ जी, घर में टॉयलेट नहीं है। मैं पहली बार देख रही हूँ जिस घर में टॉयलेट नहीं है। बहू, सिर्फ हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में किसी के घर में शौचालय नहीं है। हमारे गांव में सब खेतों में जाते हैं शौच करने और तुझे भी वहीं जाना होगा। मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? खेत तो सारा खुला होता है और आप सब वही खुले में शौच करते हैं। कोई देखता नहीं है क्या? और यहाँ गांव में सारी बहुएं खुले में ही शौच करती है क्या? हाँ बहू, गांव में सारी बहुएं खुले में ही जाती हैं,
पर बहू, यहाँ पर सारे सुबह सूरज उगने से पहले अंधेरे में ही करके आते हैं और रात के समय जब कोई आदमी नहीं होता। और बहू, तुम शहर की लड़की हो, पर धीरे धीरे गांव के सारे रीति रिवाज जान जाओगी। माँ जी, मैं कोई बाहर नहीं जाऊंगी खुले में शौच करने। बहू, अब तुम गांव की बहू हो तो यही करना पड़ेगा। कीर्ति अपनी सास की बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद करके रोने लगती है। और शाम होते ही जब वैभव काम पर से आता है और कमरे में देखता है कि कीर्ति उदास होकर बैठी है, तो कीर्ति से बोलता है, हे सेनोरिटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? और तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? दूर हो जाओ मुझसे और मुझे हाथ मत लगाना। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में शौचालय तक नहीं है और तुम सारे बाहर शौच करने जाते हो। कीर्ति, तुम्हें तो पता है ना, मैं गांव में रहता हूँ और गांव में कहीं भी शौचालय नहीं है। तुम चाहोगी भी तो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए तुम भी बाकी औरतों की तरह बाहर शौचालय करने जाया करो। वैभव, मैं ये बोल रही थी कि क्या हम घर में एक शौचालय बनवा लेते हैं और मुझसे नहीं किया जाता बाहर में शौच। अरे नहीं नहीं, ये बात आगे मत बोलना। अगर माँ ने ये सुन लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी और तुम्हें भी सभी बहुओं की तरह शौचालय करने के लिए खुले में जाना होगा। और वैसे भी इस घर में शौचालय बनाने से घर अपवित्र हो जाएगा। सुन बहू, मैं तुझे सुबह सूरज उगने से पहले बुलाने आऊंगी। उठ जाना तू और शौच करने लोटा लेकर चलना मेरे साथ। कीर्ति सुबह 4 बजे उठकर खेत पर उर्मिला और उसकी पड़ोसन वीना के साथ शौचालय करने जाती है। कीर्ति बैठने लगती है कि तभी कीर्ति को सामने से एक आदमी दिखता है और वो आदमी फोन की टॉर्च जलाकर सभी औरतों को देखता है। कीर्ति उसी समय उठ जाती है और अपनी सास उर्मिला से बोलती है, माँ जी, वो आदमी सभी औरतों को टॉर्च जलाकर देख रहा है। मैं नहीं कर सकती ऐसे खुले में शौच। अरे बहू, कोई नहीं, तू बैठ जा और कर ले सोच। और थोड़ी देर में सूरज उगने वाला है, उजाला होने के बाद हम औरतें यहाँ नहीं आ पाएंगे। आंटी जी, माँ जी, आप दोनों ही करिए ये लोटा लेकर खुले में शौच। मुझे ये खेतों में गंदगी फैलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उर्मिला बहन, ये तो मुझे शहर की आजकल की लड़की लग रही है जो इतनी अकड़ में बिना सोच के घर चली गई। कीर्ति गुस्से में आकर लोटा फेंक कर मारती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसकी थोड़ी देर बाद ही उर्मिला और उसकी पड़ोसन शौचालय करके अपने अपने घर आ जाती हैं। उर्मिला कीर्ति के कमरे में जाती है और गुस्से में बोलती है, बहू, तू सबके सामने मेरी बात ना मानकर अकड़ में घर आ गई। शायद तू भूल गई है, मैं तेरी सास हूँ। माँ जी, फिर मैं क्या करती वहाँ? एक आदमी चुपके से सभी औरतों को शौच करते हुए देख रहा था और तुम सबको कोई फर्क भी नहीं पड़ा और आराम से बेशर्मों की तरह सारी औरतें खुले में शौच कर रही थी। बहू, थोड़ा जबान संभाल कर बात कर, समझी? और ये सब औरतें अंधेरे में शौच करने जाती हैं, सारी बेशर्म है। बहू, तुझे अब यहाँ की सभी बहुओं की तरह इज्जत से अंधेरे में बाहर ही शौचालय में जाना होगा, समझी? माँ जी, आप इज्जत की बात कर रही हो? जो खुले में सबके सामने शौच करते हैं, जो खुले में सबके सामने शौच कर रही है, क्या ये है इज्जत? बहू, अगर इस घर में रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना तू अपने घर जा सकती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं कैसे गवार लोगों के घर में आ गई मैं। यहाँ तो शौच भी खुले में करते हैं। भगवान, क्या हो गया? कीर्ति रोज घर में शौच के चक्कर में घर में कलेश करती और अपने कमरे में सारा सारा दिन रोती ही रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी, कहाँ गांव में गवार लोगों के बीच फंस गई हूँ। कुछ देर बाद कीर्ति अपने मायके जाने के लिए कपड़े पैक कर रही होती है कि तभी वैभव काम पर से घर आता है और कीर्ति को सामान पैक करते हुए देखकर बोलता है, कीर्ति, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और इतने सारे कपड़े ये क्यों पैक किए हैं? मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब तक इस घर में शौचालय नहीं बनेगा, मैं अब इस घर में कदम नहीं रखूंगी तब तक। वैभव, तुमने मुझे धोखा दिया है। इतने सपने दिखाकर छोटी सोच वाले गवार लोगों के बीच फंसा दिया। वैभव, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कम से कम माँ जी को तो तुम समझाओ। कीर्ति, माँ को समझाने की जरूरत नहीं है, वो जो भी करती हैं सही करती हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ। बहू, मतलब तूने अपने घर जाने का फैसला ले ही लिया। अगर तुझे जाना है तो जा, पर इस घर में शौचालय नहीं बनेगा और इस घर में आने की कोशिश भी मत करना। कीर्ति ससुराल में शौचालय ना बनने की वजह से अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों बाद कीर्ति अपने पति को याद करके वैभव को फोन करती है, पर वैभव गुस्से में कीर्ति का फोन नहीं उठाता। वैभव अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। फिर
फिर एक दिन वैभव काम पर जाता है और रास्ते में अचानक वैभव का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वैभव की एक टांग में फ्रैक्चर आ जाता है। कीर्ति को वैभव के एक्सीडेंट की बात पता चलने पर वैभव को देखने हॉस्पिटल चली जाती है। वैभव, आपने क्या कर लिया? काम पर जाते समय आपका ध्यान कहाँ था जो आपका एक्सीडेंट हो गया, और अब आपकी हालत इतनी भी नहीं है जो आप उठकर चल सको। कीर्ति, मैं तो आराम से ही जा रहा था, सामने से एक ट्रक आ गया और ट्रक के आने के बाद मैं हेल्पलेस हो गया और टकरा गया, जिसके कारण मेरे साथ ढकी चिकी हो गया। मतलब मेरे पाँव टूट गए। कुछ दिन बाद वैभव हॉस्पिटल से घर आ जाता है, पर वैभव घर आकर पलंग पर ही पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कीर्ति को पकड़ कर उठाकर उसे खाना खिलाती थी और वैभव का सारा दिन ध्यान रखती थी। वैभव के ना उठने की वजह से कीर्ति उसे अपने कंधे पे पकड़कर घर के बाहर सबके सामने शौच करवाती थी, जिसकी वजह से उर्मिला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तभी उर्मिला कीर्ति से बोलती है, बहू, वैभव तो उठ नहीं पाता और वो सबके सामने घर के बाहर शौच करता है, अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ घर में एक शौचालय बनवा लेते हैं। माँ जी, आपके घर की बहू बाहर खुले में शौच कर रही थी, तब आपने ये सब नहीं सोचा, और जब खुद के बेटे की इज्जत पे बात आई तो आपके मन में घर में शौचालय बनाने का ख्याल आ गया। बहू, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ एक शौच के चक्कर में ऐसा बर्ताव किया। उर्मिला अपने घर में शौचालय बनवा लेती है, जिससे घर में सभी को सुबह शाम बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। और उर्मिला की पड़ोसन वीना उर्मिला के घर में शौचालय बनने से खुद भी अपने घर में शौचालय बनवा लेती है। मानसी एक मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी एक रूबी नाम की बेटी थी। मानसी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते वो अपनी बेटी की सारी इच्छाएं भी पूरी करती थी। रूबी शहर में पढ़ती थी। एक दिन मानसी उससे मिलने के लिए शहर में जाती है। क्या बात है रूबी बेटा, आजकल तो मुझे ना ही फोन करती है और ना ही मिलने आती है। तुझे पता है ना, तेरी माँ गांव में अकेली रहती है, कभी तो उसका हाल खबर ले लिया कर। बिना तुझसे बात किए मेरा मन नहीं लगता है कभी। माँ, मैं क्या करूँ, मेरे एग्जाम शुरू हो गए हैं और आपको नहीं पता, लेकिन मैं दिन रात बस पढ़ाई ही करती रहती हूँ। मुझे तो खाने तक का होश ही नहीं होता और फिर फोन करने का टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए। चल कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था ऐसी कोई बात होगी, तभी तूने मुझे फोन नहीं किया। मुझे वहाँ गांव में तेरी याद बहुत आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन तेरे पास ही रहने आ जाऊँ। बहुत अच्छा किया माँ कि आप आ गई। बस एक एग्जाम बचा है, वो खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपको घुमाने लेकर चलूंगी और यहाँ का खाना भी खिलाया करूँगी। नहीं बेटा, यहाँ का खाना तो रहने दे। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यहाँ लोग पता नहीं कैसा सड़ा बचा गला हुआ खाना खा रहे हैं। मैंने खा लिया तो मेरा पेट और शरीर दोनों ही खराब हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी ना बिना बात के ही परेशान हो जाती हो। कुछ नहीं होता, मैं भी तो कितने टाइम से यहाँ रह रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा चल ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तू तो पढ़ाई कर ले। आखिरी परीक्षा बची है, वो भी दे दे, फिर घुमाना मुझे तू शहर। मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ अब थोड़ा। रूबी भी अपना एग्जाम देने चली जाती है और शाम को रूबी घर पर आती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि रूबी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया था। उसी शाम रूबी अपनी माँ को लेकर एक पिज्जा की शॉप में जाती है और अपनी माँ को टेबल पर बैठा देती है। माँ, आप यहाँ बैठो, अभी बस पिज्जा का ऑर्डर देकर आती हूँ। यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा होता है, आप खाओगी ना तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आज जब आप पिज्जा खाओगी तो आप जब तक शहर में रहोगी ना, रोज पिज्जा खाने को कहोगी। अब आओ यहीं बैठो, मैं लेकर आती हूँ पिज्जा। रूबी अपनी माँ को बैठाकर राजेश नाम के लड़के के पास जाती है और पिज्जा का ऑर्डर देने लगती है, लेकिन राजेश ऑर्डर लेने की जगह रूबी का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें टाइम मिल ही गया मेरे पास आने का यार। अब पता है कब से सोच रहा था कि कब तुम्हारे एग्जाम खत्म होंगे और कब हम मिलेंगे। सच में अगर एक और दिन नहीं मिलते ना तो मैं बस हो गया था खत्म। अरे राजेश, क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, अपनी माँ के साथ आई हूँ। वो क्या है ना, माँ को मेरी बहुत याद आ रही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और सीधा यहाँ मुझसे मिलने आ गई। चलो फिर मम्मी जी से बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि अब तो दूरी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम पागल हो गए हो क्या? माँ को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा ये सब छोड़ो और पहले मेरी माँ के लिए पनीर पिज्जा भिजवा दो। माँ को अच्छा लगेगा ना, माँ ने कभी पिज्जा खाया नहीं है।
रूबी इतना कहकर वापस अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राजेश पनीर पिज्जा लेकर उसके पास आता है। माँ, आपको पता है यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा होता है। आप जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा बना है। मानसी बड़ी खुशी के साथ लाइफ में पहली बार पिज्जा खाती है। मानसी को पहली बार में ही पिज्जा का टेस्ट बहुत पसंद आता है और वो अपनी बेटी से बोलती है, अरे वाह रूबी, ये तो बहुत अच्छा पिज्जा है। ऊपर से इसमें इतनी सारी पनीर भी है। माँ, यही है पनीर पिज्जा। मैं तो आपको पहले ही कहा था कि आपको पनीर पिज्जा बहुत पसंद आएगा। देखा रूबी, मम्मी जी को पनीर पिज्जा पसंद आया। ये कौन है रूबी, और तुझे कैसे जानता है? हाँ माँ, वो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? ये क्या होता है? अरे थोड़ा हिंदी में भी तो समझाओ ना भाई, अंग्रेजी में चपड़ चपड़ बोले जा रहे हो दोनों। माँ, बात ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है और एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हैं। क्या? अरे रूबी, तुझे पता है ना कि हमारे में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं होता। होता तो बस पति होता है, जो कि अब कुछ दिनों बाद तुम्हारा भी होगा। ये करतूत देखने के बाद तो मुझे लगता है तेरी शादी अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। अरे मम्मी जी, आप इतना गुस्सा मत करिए। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तू तो सामने से हट ही जा, वरना जो पिज्जा बनाकर मेरा दिल जीतने की कोशिश की है ना, वो गरम गरम फेंक के ऐसा मारूंगी और शक्ल का सत्यानाश कर दूंगी तेरे। मानसी रूबी की एक भी नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती वहाँ से गाँव लेकर चली जाती है। घर जाने के बाद रूबी मानसी को बहुत समझाती है। इतना समझाने के बाद मानसी राजेश से एक बार मिलने की बात के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद राजेश भी गाँव आ जाता है। मम्मी जी, मुझे पता है रूबी आपकी बेटी है। आप उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम काफी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ऐसे हवा में बोलते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन जब सच में करने की बारी आती है ना, तो लोग पीछे हट जाते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं करूँगा। बस हमारी शादी करवा दीजिए। ठीक है, फिर तू अगर इतना बोल ही रहा है तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। तू पनीर पिज्जा बनाता है ना, तो एक हफ्ते बाद हमारे घर आने में ही एक शादी है, जिसमें तू ही सबके लिए अपने हाथों से पनीर पिज्जा बनाएगा, और वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। राजेश मानसी की बात को मान लेता है। राजेश को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, किसकी शादी है। 2 दिन बाद जब शादी की बात रूबी को पता चलती है तो वो सीधा अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आपने राजेश को ऐसा क्यों कहा कि एक हफ्ते बाद हमारे घर में शादी है? मुझे तो हमारे घर के बारे में कुछ नहीं पता, और एक हफ्ते बाद किसकी शादी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? एक हफ्ते बाद किसी और की नहीं, बल्कि तेरी ही शादी हो रही है। मैंने तेरी शादी तय कर दी है। क्या? आपने मेरी शादी तय कर दी और इस बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं? आपने इस बारे में मुझसे पूछा भी नहीं? यही करना था तो राजेश को झूठ क्यों बोला माँ आपने? मैंने कहाँ उसे झूठ बोला? उसने ही कहा था कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो बस मैंने तेरी ही शादी में उसे पनीर पिज्जा बनाने का काम दे दिया। अब करे काम। माँ, आप ये क्या बकवास कर रही हो? मैं ये शादी नहीं करने वाली। आप हमारे साथ धोखा कर रही हो। अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना धोखा हो गया अब? अरे उस लड़के से तू अभी कल ही मिली है और तू उसके लिए इतना पागल हो गई कि अपनी माँ को अब पलट कर जवाब दे रही है। माँ, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन आपने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। ये शादी नहीं करने वाली हूँ मैं। रूबी की बात सुनकर मानसी को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू लेकर अपनी नस काटने की धमकी देते हुए बोलती है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी के अभी अपनी नस काट लूंगी और अपनी जान दे दूंगी। अब तेरे ऊपर है कि तुझे अपनी माँ की बात माननी है या उस लड़के के पास जाना है। रूबी अपनी माँ की बात सुनकर मजबूर हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है, और ये सारी बात वो राजेश को भी नहीं बताती। कुछ दिन बाद जब घूंघट में ही रूबी की शादी हो जाती है तो मानसी रूबी को राजेश के पास लेकर जाती है, जहाँ राजेश पिज्जा बना रहा होता है। अरे राजेश बेटा, जरा मेरी बेटी को पनीर पिज्जा तो खिला। रूबी, ये क्या? ये है मेरी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, और तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड उसकी शादी में पनीर पिज्जा बनाते रह गए। वैसे गांव के लोगों को बहुत अच्छा लगा तुम्हारा पनीर पिज्जा।
राजेश का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी रूबी उसे रोककर उसके हाथ में एक लेटर दे देती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। तभी राजेश लेटर को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि रूबी ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी माँ के दबाव में आकर की है और वो रूबी की लाश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है।